everyone and welcome to my channel. This video today is going to be on King Lear by Shakespeare, very famous tragedy. Now, King Lear, it's a tragedy written by Shakespeare and it is based on the mythological Lear of Britain. इसकी जो पहली known performance है that happened in 1606 and this also appeared in the first folio which was published in 1623. English Restoration के दौरान प्ले को काफी रिवाइज किया जाता था because जो ऑडियंसेस थी ना उनको इसकी डार्क और जो डिप्रेसिंग टोन है वो नहीं पसंद थी, पर 19th सेंचुरी के बाद से जो शेक्सपियर का ओरिजिनल प्ले है उसी उनकी this play is again since the 19th century it is regarded as one of his supreme achievements and in fact जो P.B. Shelley है, पर्सी बिश शेली, उनका जो डिफेंस ऑफ पोइट्री है वहां पर उन्होंने भी किंग लियर को बोला था the most perfect specimen of the dramatic art existing in the world. शेक्सपियर का जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स इस प्ले के लिए माना जाता है दैट इज परहैप्स अगेन द क्रॉनिकल्स बाय हॉलिंशेट, जो रफाएल हॉलिंशेट के क्रॉनिकल्स हैं दैट. नाउ चलिए लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद द समरी. नाउ जो प्ले है, जो किंग लियर है, वो स्टार्ट होता है जहां पर जो अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर है, ग्लॉचेस्टर नहीं बोलते हैं इसको, इट्स ग्लॉस्टर. सो जब ये अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर इंट्रोड्यूस करता है अपने इलेजिटिमेट बेटे एडमंड को टू द अर्ल ऑफ केंट, राइट. तो जो लियर है ही इज द किंग ऑफ ब्रिटेन और वो अपने कोर्ट में आता है. अब जो ये किंग लियर है वो ओल्ड है काफी, ही इज एन ओल्ड मैन एंड उसने डिसाइड किया होता है कि वो जो अपना किंगडम है वो अपनी 3 बेटियों के बीच में बांट देगा. उसकी 3 बेटियां होती है एंड ही डिसाइड्स कि मैं अपना जो राज्य है, अपना किंगडम है, इन तीनों के बीच में आई डिवाइड इट. और वो डिवीजन किस बेसिस पर करेगा, किस पे डिपेंड करेगा कि जो तीनों उसकी बेटियां हैं वो ये बताएंगी, अपना प्यार डिक्लेयर करेंगी अपने फादर के लिए, एज इन किंग लियर के लिए, बिफोर द एंटायर कोर्ट, राइट. अब जो उसकी 2 बड़ी बेटियां होती हैं गोनोरिल और रीगन, तो जो गोनोरिल है शी इज द डचेस ऑफ ऑल्बनी एंड जो रीगन है शी इज द डचेस ऑफ कॉर्नवॉल. तो बहुत एंथुजियास्टिकली दोनों बोलती हैं और बड़े भारी भरकम शब्द में अपने पापा की, अपने फादर की बहुत तारीफ करती हैं, ओके. पर जो सबसे छोटी बेटी होती है कॉर्डेलिया, वो कुछ नहीं बोलती. और वो क्यों नहीं बोलती? बिकॉज शी सेज कि जो मेरा अपने फादर के लिए इतना ज्यादा प्यार है, आई कैन नॉट पुट दैट इन वर्ड्स, मैं उसको वॉइस में नहीं बोल सकती. पर जो लियर है वो अपनी इस बेटी को गलत समझ लेता है, ही मिसअंडरस्टैंड्स हर एंड इसकी वजह से, बिकॉज कॉर्डेलिया ने कुछ नहीं बोला तो इसलिए वो उसको डिसोन कर देता है और उसको निकाल देता है, उसको बैनिश कर देता है अपने किंगडम में से. वो कॉर्डेलिया को भी बैनिश करता है और जो अर्ल ऑफ केंट होता है उसको भी बैनिश कर देता है. क्यों? बिकॉज इस अर्ल ऑफ केंट ने कॉर्डेलिया की साइड ली होती है अगेंस्ट द किंग. अब जो कॉर्डेलिया का सूटर होता है द ड्यूक ऑफ बर्गंडी, वो उसको रिजेक्ट कर देता है बिकॉज अब कॉर्डेलिया को क्योंकि उसके पापा ने निकाल दिया तो उसके पास कोई डाउरी वगैरह है नहीं, तो इसलिए जो ड्यूक ऑफ बर्गंडी जो है वो भी कॉर्डेलिया को रिजेक्ट कर देता है. पर जो किंग ऑफ फ्रांस है वो कॉर्डेलिया की इस ऑनेस्टी को वैल्यू करता है और उससे शादी कर लेता है. ही टेक्स हर एज हिज वाइफ. और जो ये लियर का किंगडम है वो अब गोनोरिल और रीगन में, इन दोनों के बीच में शेयर किया जाता है, इन दोनों में डिवाइड होता है. और जो इन दोनों के सूटर्स होते हैं द ड्यूक ऑफ ऑल्बनी एंड द ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल, सो द किंगडम वाज शेयर्ड बिटवीन देम. अब जो लियर है वो ये प्लान करता है कि वो ऑल्टरनेटली दोनों के साथ रहेगा. जैसे कि रिमेंबर दैट सीन फ्रॉम बागबान, जैसे वो डिसाइड करते हैं कि वो 6 महीने यहाँ पर 6 महीने वहां पर, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग हियर. अब मीनवाइल होता क्या है कि जो एडमंड है, रिमेंबर वो इलेजिटिमेट बेटा था ग्लॉस्टर का, तो वो ये डिटरमिन करता है कि मैं अपने आप को राइटफुल बेटा बताकर, रिकॉग्नाइज करवा कर रहूंगा दैट आई एम द राइटफुल सन ऑफ ग्लॉस्टर. तो एक ट्रिक के जरिए वो अपने फादर ग्लॉस्टर को परसुएट करता है कि जो ग्लॉस्टर का लेजिटिमेट बेटा, जो उसका लेजिटिमेट बेटा है ग्लॉस्टर का, एडगर, वो ग्लॉस्टर की एज एन अपने पिता की जान लेने की प्लानिंग कर रहा है, प्लॉट कर रहा है वो उसका मर्डर. और ये एडमंड ग्लॉस्टर को तो ये बोलता है कि जो एडगर है वो तुम्हारी लाइफ के अगेंस्ट प्लॉट कर रहा है, और जो एडमंड है वो एडगर को ये बोलता है कि उसकी जो जान है वो खतरे में है एंड इसलिए एडगर वहां से भाग जाता है एंड वो अपने आप को डिस्गाइज करता है एज अ बेगर. अब ये जो एडमंड है, यू कैन सी ही इज अ विलेनस कैरेक्टर, राइट.
एंड नाउ ये जो है वो गॉनरल का एक कोटियर बन जाता है, एज एन जो कोर्ट में लोग होते हैं ना, तो ही बिकम्स अ कोटियर टू गॉनरल। अब जो गॉनरल है, नाउ शी हैज गॉट हर किंगडम, है ना, एंड जो लियर था उसने ये डिसाइड किया था कि वो ऑल्टरनेटिवली दोनों के साथ रहेगा। अब बिकॉज लियर अभी उसके साथ रह रहा होता है, तो जो गॉनरल है वो बहुत थक जाती है कि जो उसके पिता का बिहेवियर है और उसके जो साथ इतने सारे 100 लोग होते हैं, और वो जो 100 लोग, इतने सारे लोग हैं कैसल के अंदर, वो उसकी कैसल को, जो कि अब गॉनरल की कैसल हो गई है, राइट, शी इज अपसेट दैट हर लाइफ इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड, और वो अपने फादर को क्रिटिसाइज करती है। जो केंट है वो अपनी एग्जाइल से डिस्गाइज फॉर्म में वापस आता है, एंड ही ऑल्सो गेट्स अ प्लेस एज अ सर्वेंट टू लियर। अभी जो केंट है ये भी भेस बदल कर वापस आता है और वो लियर के सर्वेंट के तौर पर रहता है, उसको सर्व करता है। तो ये केंट जो है वो लियर को अकम्पनी करता है। जब जो लियर है ना, उसको एक टाइम, मतलब एक दिन बहुत गुस्सा आता है अगेंस्ट जो गॉनरल के क्रिटिसिज्म्स हैं उनके अगेंस्ट, और लियर गॉनरल को कर्स करता है और वहां से वो चला जाता है। तो केंट ऑल्सो अकम्पनीज है। अब गॉनरल के वहां से तो वो चला गया और वो बिना बताए अब रीगन के पास जाता है, वहां पर उसके साथ रहने के लिए, रीगन एंड कॉर्नवॉल के साथ रहने के लिए। एंड इट टर्न्स आउट कि जो ये दोनों है, दे हैव गॉन आउट ग्लॉस्टर को विजिट करने के लिए। अब जब लियर ग्लॉस्टर के घर आता है रीगन को ढूंढते हुए, तो जो रीगन है शी ऑल्सो डज नॉट लाइक जो लियर यहाँ पर आया है अपने फॉलोअर्स के साथ। और फॉलोअर एक उनमें कौन होता है, द फूल। ओके, देयर इज अ कैरेक्टर द फूल इन द प्ले, और ये जो फूल है ये लियर का डिवोटेड कंपेनियन होता है। अब जो किंग लियर है, अब उसको बहुत रिग्रेट होता है, बहुत दुख होता है कि उसने कॉर्डिलिया को क्यों रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज अपने जो बाकी दोनों बेटियों के बिहेवियर से उसको बहुत दुख होता है। तो जो लियर है वो पागल हो जाता है, राइट। और वो लियर एज एन लियर और वो जो फूल होता है वो ऐसे ही घूम रहे होते हैं वाइल्ड में, दे आर जस्ट रनिंग वाइल्ड। तो जो ग्लॉस्टर है वो उनको एक हट में लेकर जाता है शेल्टर के लिए, और वो केंट की हेल्प मांगता है ताकि वो उस कोस्ट पर उसको लेकर जा सके जहां पर जो कॉर्डिलिया है वो आई है अपनी फ्रेंच आर्मी लेकर। रिमेम्बर उसने किंग ऑफ फ्रांस के साथ शादी कर ली थी, तो कॉर्डिलिया फ्रेंच आर्मी लेकर आती है ताकि वो अपने फादर के लिए लड़ सके, अपनी बहनों के अगेंस्ट और उनके हस्बैंड्स के अगेंस्ट, राइट। एंड देन ग्लॉस्टर वहां से चला जाता है एंड ही रिटर्न्स होम। मीनवाइल जो एडमंड है उसको एज अ मैसेंजर एम्प्लॉय किया जाता है दोनों सिस्टर्स के बीच में। एंड जो दोनों बहनें हैं, गॉनरल भी रीगन भी, ऑल्दो दे बोथ आर मैरिड नाउ, पर वो एडमंड को कोर्ट करती हैं। जो ये एडमंड है वो कॉर्नवॉल को ये परसुएट करता है कि जो ग्लॉस्टर है, एज इन जो एडमंड का फादर है ग्लॉस्टर, वो उसका दुश्मन है, बिकॉज जो ग्लॉस्टर है वो फ्रांस के साथ टच में था और उसने लियर को हेल्प किया था जब रीगन ने उन्हें भगा दिया था ना, तो ही वॉज द वन हु हेल्प्स लियर। एंड दे थिंक दैट ग्लॉस्टर हैज बिट्रेड देम। तो जो कॉर्नवॉल और रीगन है वो ग्लॉस्टर की आंखें निकलवा लेते हैं, दे प्लक आउट हिज आईज और उसको अबैंडन कर देते हैं। अब ये जो एक्ट होता है ऑफ ब्लाइंडिंग ग्लॉस्टर, इसके दौरान एक सर्वेंट होता है वो कॉर्नवॉल को स्टैब कर देता है, चाकू मार देता है, एंड ही डाइज। बट जो रीगन है शी कंटिन्यूज टू रूल एडमंड की हेल्प से। अब जो लियर है वो बाहर, देयर इज अ स्टॉर्म आउटसाइड, और लियर वहां पर होता है, ही फाइंड्स शेल्टर, जहां पर एडगर ने भी रिफ्यूज लिया होता है। रिमेंबर एडगर जो ग्लॉस्टर का एक्चुअली में बेटा था, वो जो लेजिटिमेट बेटा था वो, एंड दिस एडगर वो अभी भी भिखारी के ही भेस में होता है। अब एडगर को ग्लॉस्टर मिलता है कि ही इज ऑल्सो वॉन्डरिंग अलोन, और वो बहुत दर्द में होता है। एंड एडगर, बिकॉज नाउ जो ग्लॉस्टर है नाउ ही इज ब्लाइंड एंड ही इज एडगर्स फादर, तो जो एडगर है वो ग्लॉस्टर को ही टेक्स हिम टू द कोस्ट एंड ही हेल्प्स हिम, ताकि वो अपनी इस लाइफ को एक्सेप्ट कर सके, ही कैन कम टू एन एक्सेप्टेंस। बाद में जो ग्लॉस्टर है वो लियर से मिलता है, एंड दिस लियर ही हैज गॉन मैड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट, एंड दे वर नियर कॉर्डिलियास कैंप। अब केंट की हेल्प के साथ, केंट की सहायता से लियर को रेस्क्यू किया जाता है एंड ही इज रीयूनाइटेड विद कॉर्डिलिया।
and Gloucester, he is now reunited with Edgar and he dies quietly. Now what happens is in the final act कि जो फ्रेंच फोर्सेस हैं उनके ऊपर जो ऑल्बनी की आर्मी होती है वो हावी पड़ती है, वो भारी पड़ती है, एंड ऑल्बनी की जो आर्मी है दैट इज बीइंग लेड बाय एडमंड, और लियर और कॉर्डिलिया को बंदी बना लिया जाता है, उन्हें कैप्चर कर लिया जाता है। ऑल्सो जो एडमंड, आई टोल्ड यू राइट कि एडमंड को दोनों बहनें गॉनरल और रीगन दोनों बहनें कोर्ट कर रही होती हैं कि एडमंड की अटेंशन पाने की दोनों कोशिश कर रही होती है एंड दे आर जेलस। तो जो गॉनरल है वो अपनी बहन रीगन को पॉइजन कर देती है बिकॉज ऑफ दिस जेलसी, बिकॉज ऑफ द राइवलरी बिटवीन द टू। अब जो ये एडगर होता है ही इज नाउ डिस्गाइज्ड एज अ लॉयल नाइट, और वो एडमंड को चैलेंज करता है एक डुएल के लिए और एडमंड को मॉर्टली वुंड कर देता है। तो एज एन जो उसको चोट लगती है एडमंड को, वो उससे नहीं बच पाएगा, ही विल डाई बिकॉज ऑफ द वुंड्स दैट एडगर हैज गिवन टू एडमंड। अब गॉनरल को लगता है कि अब तो कोई तरीका है नहीं निकलने का, तो वो अपने आप को मार लेती है, शी किल्स हरसेल्फ। और ये जो मरने वाला एडमंड होता है बिकॉज ही इज अबाउट टू डाई राइट, वो अपने जो उसने भी मिसडीड्स करी होती है उनको कन्फेस करता है और कॉर्डिलिया को वहां से वो छोड़ देता है। बट कॉर्डिलिया को बचाने में बहुत देर हो जाती है बिकॉज कॉर्डिलिया इज ऑलरेडी हैंग्ड, एंड जो लियर है हिज हार्ट ब्रेक्स जब वो अपनी इतनी प्यारी बेटी का शरीर, अपनी उसकी बॉडी लेकर आता है इन हिज आर्म्स एंड ही डाइज। एंड एंड में सिर्फ एडगर और ऑल्बनी बचते हैं ताकि वो किंगडम को रीऑर्गेनाइज कर सके और जो भी सिविल वॉर्स वगैरह हैं उनको सॉल्व कर सके। सो दिस इज हाउ द प्ले एंड्स। प्ले के अंदर थीम्स की अगर बात करें तो जस्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। तो जो किंग लियर है इट्स अ ब्रूटल प्ले जहां पर ह्यूमन क्रूअल्टी आपको देखने मिलती है एंड यू गेट टू सी मीनिंगलेस डिजास्टर्स। और ये जो प्ले के अंदर टेरेबल इवेंट्स आती हैं बार बार, वो एक क्वेश्चन ये रेज करती है कैरेक्टर्स के लिए कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है जस्टिस की इस दुनिया में, या फिर ये जो दुनिया है इट इज इनडिफरेंट और इवन हॉस्टाइल टू ह्यूमन काइंड। अलग अलग कैरेक्टर्स जो हैं वो अपनी अपनी ओपिनियंस यहाँ पर ऑफर करते हैं। जो ग्लॉस्टर है वो ये कहता है कि उसके हिसाब से कि ये बहुत फूलिश है कि ह्यूमन काइंड ये अज्यूम करे कि जो नेचुरल वर्ल्ड है दैट वर्क्स इन पैरेलल विद सोशली और मॉरली कन्वीनियंट नोशंस ऑफ जस्टिस। कहने का मतलब कि नहीं, कि रियल में ये नहीं होता जस्टिस वाला कॉन्सेप्ट। ऑन दी अदर हैंड जो उसका बेटा है एडगर, वो ये इंसिस्ट करता है कि जो गॉड्स हैं दे आर जस्ट एंड ही बिलीव्स कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको वही मिलता है जो वो डिजर्व करते हैं। बट इन द एंड हमारे पास क्या है राइट, वी आर लेफ्ट विद अ टेरिफाइंग अनसर्टेनिटी कि ऑल्दो ठीक है जो विकेट थे दे डाइड, पर उनके साथ जो अच्छे लोग थे वो भी मर गए। Remember that Lear is holding the body of Cordelia in his arms. So there is goodness in the world, लेकिन दुनिया में madness और death भी है, and ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि end में जीत किसकी होगी। Another important theme is that of authority versus chaos. अब ये जो play है, this is about political authority, उतना ही जितना ही family dynamics के बारे में है। लियर सिर्फ एक फादर ही नहीं बट वो एक किंग भी है, एंड जब वो अपनी अथॉरिटी देता है ना इविल गॉनरल और रीगन को, जो कि दोनों बहुत इविल हैं और अनवर्दी हैं, तो वो ना सिर्फ अपने आप को डिलीवर करता है और अपनी फैमिली को डिलीवर करता है बट पूरे ब्रिटेन को ही डिलीवर्स इनटू केओस एंड क्रूअल्टी। सो व्हेन दीज टू सिस्टर्स दे गेट द किंगडम, यू गेट टू सी कि जो पूरा राज्य है, जो पूरा किंगडम है, दैट हैज डिसेंडेड इनटू स्ट्राइफ, इनटू सिविल स्ट्राइफ। और हम ये रियलाइज करते हैं कि लियर ने सिर्फ अपनी अथॉरिटी को डिस्ट्रॉय नहीं किया बल्कि पूरी जो अथॉरिटी है ब्रिटेन में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया उसने। तो जो स्टेबल और हायरार्किकल ऑर्डर लियर इनिशियली रिप्रेजेंट करता है दैट फॉल्स अपार्ट, और उसकी जगह क्या आता है, डिसऑर्डर। एंड व्हेन दिस किंग लियर ही विटनेसेस के जो नेचुरल वर्ल्ड की पावरफुल फोर्सेस हैं, रिमेंबर दैट स्टॉर्म एंड एवरीथिंग, तो लियर कम्स टू अंडरस्टैंड कि वो बाकी ह्यूमन काइंड की तरह कितना इनसिग्निफिकेंट है इस दुनिया में, और ये जो रियलाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैन द रियलाइजेशन of his loss of political control, because ये उसको कंपेल करती है कि वो रीप्रायोरिटाइज कर पाए अपनी वैल्यूज को और वो हम्बल और केयरिंग बने
और ये जो उसको एक नई अंडरस्टैंडिंग मिलती है अपने आप के बारे में, उसके साथ जो लियर है ही होप्स के वो कन्फ्रंट कर पाएगा जो केओस है इन द पॉलिटिकल रेल्म, वो उसको कन्फ्रंट कर पाएगा. नाउ वन लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज दिस थीम ऑफ फूलिंग एंड मैडनेस. तो प्ले के शुरू से ही जो फूल है, जो कैरेक्टर ऑफ फूल है, दैट इज प्रोबेबली द कैरेक्टर जिसके पास सबसे ज्यादा इंसाइट है कि जो लियर की मिसजजमेंट है उसकी बेटियों के बारे में, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. सो फूल इज द कैरेक्टर हु हैज द ग्रेटेस्ट इंसाइट अबाउट दिस. ही कॉल्स लियर अ फूल एंड वो लियर को डांटता है कि उसने अपने आप को ही हैज रिड्यूस्ड हिमसेल्फ टू नथिंग. जब उसने ये किंगडम अपना डिवाइड किया ना और उसको अपनी इन बेटियों को, दोनों बेटियों को दे दिया, ही रिड्यूस्ड हिमसेल्फ टू नथिंग एंड द फूल रिकॉग्नाइजेस दिस दैट कि जब वो अपनी अथॉरिटी गिव अप कर रहा है तो जो लियर है ही इज इंश्योरिंग अपना खुद का डिस्ट्रक्शन एंड नॉट जस्ट हिज ओन डिस्ट्रक्शन बट ऑल्सो द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज किंगडम. सो जस्ट एज के जो ये फूल के अपरेंटली जो दिखते हैं कि वो नॉन सेंसिकल कॉमेंट्स है, दे एक्चुअली कंटेन सम ऑफ द मोस्ट सेंसिबल एडवाइस जो लियर को मिलती है उसके बिहेवियर के बारे में. एंड एज लियर moves from sanity to madness, from sanity to insanity, he himself gains increasing insight into his situation. ठीक है, जैसे जैसे वो पागल होता जाता है, वो मैड होता जाता है, उसको भी इंसाइट मिलती है अपनी सिचुएशन के बारे में. सो यू कैन आर्ग्यू कि दिस वर्ल्ड डज नॉट सीम टू मेक मच सेंस. इन दैट वर्ल्ड, a world of death, of raging storms, right? In a world जहां पर जो children हैं, they turn against their parents. It makes sense कि जो madness है, that might be the most sane reaction. So that would be it on King Lear. I hope आपको play समझ में आया होगा. It's a very famous play of Shakespeare and something which is very important from the net point of view also. So if you like the video, then do not forget to like, comment, share and subscribe. Thank you so much.